दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की एजीएम कल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें इस एजीएम के दौरान कंपनी की तरफ से कौन से वो प्रस्ताव रखे गए थे और कंपनी ने एजीएम के दौरान क्या बड़े बयान दिए। क्योंकि वोडाफोन आइडिया वो कंपनी है जो एक तरह से डूबने वाली नाव थी, लेकिन उसके छेद को भर दिया गया है और कुछ छेद बाकी है छोटे मोटे, उसको भरा जा रहा है। यानी वोडाफोन आइडिया को फिर से बड़े समुद्र में तैरने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि एक समय बाज़ार में 3 कंपनियाँ ही थी, वोडाफ़ोन, आइडिया और एयरटेल। जियो की एंट्री हुई, स्थिति ये बनी कि वोडाफ़ोन आइडिया को मिलना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। दोनों ने मिलकर भी कोशिश की लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। लगातार वो जो नाव थी वो डूबती गई, छेद बड़ा था। पर अब स्थिति बदल रही है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, प्रमोटर का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अब क्या आने वाले समय वोडाफ़ोन आइडिया फिर से कमाल कर पाएगा और वो प्राइस जो अकेले आइडिया की थी 100 रुपीज़ के ऊपर, क्या उसके आसपास जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 14.68 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी बाजार क्लोज होने में थोड़ा समय बाकी है, 15 मिनट बाकी है। 1.94% की यहाँ पे गिरावट है। तो देख सकते हो कि लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव थी 15.03 पर, क्योंकि कल क्लोजिंग 14.97 के आसपास थी। 15.10 का हाई भी बना। अब आपको ये पता ही होगा कि 15.37 का इसने हाई बनाया फ्रेश अभी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद स्टॉक अभी भी 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मजबूत बना हुआ है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग शेयर खरीदते हैं और ऐसे थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको दबाव देखने को मिलेगा। और नतीजा एक इसने 14.60 का इंट्राडे में लो बनाया। लेकिन अब ये प्रॉफिट बुकिंग जैसे पूरी होगी स्टॉक फिर एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि ये 27 अगस्त 2026 यानी कल थर्सडे को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कंप्लीट हुई है और ये 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी जो कंपनी ने इस मीटिंग के दौरान बहुत सारी होप जगाने वाली बातें की है। एजीएम 4:30 बजे शाम को शुरू हुई थी और 5:45 पे कंप्लीट हुई। इस दौरान कुछ बड़े प्रस्ताव थे जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई। तो यहाँ पे टोटल 5 जो रिजोल्यूशन प्लान थे उसके लिए प्रस्ताव लिए गए। तो ये जो टोटल आप देखें कंपनी की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें आप देख कि कंपनी के ने अपना जो 31 मार्च 2026 का जो रिजल्ट था, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, वो शेयर होल्डर के सामने रखा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से उस प्रस्ताव को पास करने के लिए रखा गया। सामने कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट भी रखा गया। तो इंस्टेडल और कंसोलिडेटेड दोनों ही रिजल्ट थे, ये प्रस्ताव रखा गया था शेयर होल्डर के सामने। सेकेंड ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, देख सकते हो कि मिस्टर सुशील अग्रवाल की। तो वो देख सकते हो कि रिटायर्ड हो चुके थे और फिर से रीअपॉइंटमेंट के तौर पे उन्होंने अपनी यहाँ पे रजामंदी दी और इस प्रस्ताव को भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किया गया। तीसरा जी अपॉइंटमेंट है यहाँ पे डायरेक्टर के तौर पे मिस्टर सुनील सूद। तो ये भी रिटायर्ड हो रहे थे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने फिर से रोटेशन के तौर पे अपने प्रस्ताव को आगे रखा और उनकी रजामंदी मिल गई है उनके प्रस्ताव को, उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 स्पेशल बिजनेस रिजोल्यूशन भी थे जिसमें आप देख सकते हो कि रिम्यूनरेशन है कॉस्ट ऑडिटर कम फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो 2026-27 के लिए ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। इसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रिम्यूनरेशन है ये स्पेशल प्रस्ताव भी रखा गया था। तो ये टोटल इस तरह से 5 प्रस्ताव थे जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई। तो वोडाफोन आइडिया आखिर क्यों लोगों को खरीदना चाहिए, कुमार मंगलम बिरला की तरफ से 5 बड़ी बातें कंपनी को लेकर कही गई यहाँ पे एजीएम के दौरान। तो ये 31वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के पुराने मुद्दों, वित्तीय स्थिति और नेटवर्क विस्तार, ग्राहकों के बढ़ने की योजना, अगले 3 साल के लक्ष्य, सबके ऊपर बातचीत की है और पूरा आगे का जो रोड मैप है वो क्लियर कर दिया है लोगों के सामने। तो यहाँ पे पहली बात है कि कंपनी का घाटा है वो कम हुआ है और रेवेन्यू और एबिटाडा बढ़ा है। ये सबसे बड़ा एक कंपनी के लिए ट्रिगर साबित होने वाली बात है। तो एजीएम के दौरान वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा कि कारोबार में कई ऑपरेशन पैमानों पे बेहतर दिखने लगा है वोडाफोन आइडिया।
क्वार्टर 1 के दौरान जो नतीजे उसमें उसका नज़र आ गया वो मामला, और कंपनी के मोमेंटम आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, यानी पॉजिटिव आंकड़े आने शुरू हो गए। तो कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि फाइनेंशियल 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी का नेट लॉस घट के 3754 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि एक साल पहले 6608 करोड़ के आसपास था। ज़बरदस्त कमी आई है लॉस में। सालाना आधार पर रेवेन्यू में भी 6% की वृद्धि हुई है, जो 11,689 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटाडा में 9.11% की वृद्धि के साथ 5,034 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो ये देख सकते हो कि एबिटाडा बढ़ना पॉजिटिव है, लेकिन निवेशक को ये भी याद रखना होगा कि कंपनी अभी मुनाफे में नहीं आई। सभी खर्च जोड़ने के बाद वीआई को 3,754 करोड़ का नेट लॉस हुआ, इसलिए क्वार्टर 1 को टर्न अराउंड की शुरुआत कहा जा सकता है। पूरा टर्न अराउंड नहीं है, निवेशकों को आगे देखना होगा कि घाटा लगातार कम होता है या नहीं। दूसरी जो मुख्य बात बिरला ने बताई कि कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो सबसे ज़रूरी है। तो एजीएम के दौरान कुमार मनोहर बिरला ने साफ किया कि वोडाफोन आइडिया के लिए फ्री कैश फ्लो हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। फ्री कैश फ्लो का मतलब है बिजनेस से आए कैश में से नेटवर्क, मशीन और दूसरे जरूरी कैपेक्स का खर्च निकालने के बाद बचने वाला पैसा। इसे घर के बजट के हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन ईएमआई, स्कूल की फीस और दूसरे खर्च 1.10 लाख है, तो कमाई के बाद आपके पास कैश नहीं बचेगा। आप खर्च चलाने के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, यानी आपका कमाई तो टोटल 1 लाख है, लेकिन 1,10,000 खर्च है, तो हर महीने आपको 10,000 रुपये बाहर से लेना होगा, और ऐसे में आपका कैश नहीं होगा हाथ में। तो फिलहाल यह है कि कुछ ऐसी स्थिति है कि कंपनी का एबिटाडा कमा रही है, लेकिन उसे 4G और 5G नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और दूसरी जिम्मेदारी पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। अगर इन सबके बाद पैसा नहीं बचा तो कंपनी को बार बार कर्ज या प्रमोटर की फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आने पर कंपनी अपनी कमाई से नेटवर्क विस्तार, ब्याज और देनदारियों का बड़ा हिस्सा संभाल सकेगी। इसलिए निवेशकों को केवल रेवेन्यू और एबिटाडा नहीं, बल्कि कैपेक्स के बाद बचने वाले कैश पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे एजीएम में जो 5G और 2G ग्राहकों को लेकर बड़ा प्लान सामने निकल कर आया है। बिरला ने बताया कि वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क 200 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में लाइव हो चुका है। कंपनी अगले 2 से 3 महीनों में 450 शहरों में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। 5G कंपनी के लिए केवल तेज इंटरनेट का जरिया नहीं, बल्कि बिरला के मुताबिक 5G पर एक यूनिट डेटा पहुँचाने की लागत कम होती है। इसके अलावा 5G ग्राहक ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, उनका ARPU भी अधिक रहता है। तो ARPU का मतलब है कि ग्राहक से हर महीने होने वाली औसत कमाई। यही के लिए सबसे बड़ा मौका है। मौजूदा 2G ग्राहकों में भी छिपा हुआ खास मौका। कंपनी के पास करीब 33% ग्राहक अभी भी 2G पर है। अगर ये ग्राहक 4G या 5G पर आते हैं तो उनका डेटा इस्तेमाल और रिचार्ज बढ़ सकता है। इससे VI बिना कोई नया ग्राहक जोड़े अपनी औसत कमाई को बढ़ा सकता है। मेरी 2G के ग्राहक को 4G या 5G में शिफ्ट करना होगा। तो ये देखिए, अप्रैल जून तिमाही में 0.3 मिलियन यानी 3 लाख सब्सक्राइबर नए जोड़े। बिरला ने कहा कि फरवरी से मासिक ग्राहक जोड़ने का आंकड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, और पहली तिमाही में ये सिलसिला जारी है। लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है। चौथा जो मुख्य एक बात जो निकल कर आई है वो है 95% आबादी तक पहुँचने का लक्ष्य लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। और तो VI ने पिछले 6 तिमाहियों में देखें तो 32,000 से ज़्यादा 4G साइट्स और 16,000 से ज़्यादा 5G साइट जोड़ दी है। कंपनी की नेटवर्क कैपेसिटी 47% बढ़ी है। VI 4G पॉपुलेशन कवरेज 77% से बढ़कर 87% तक पहुंच गया है। कंपनी अगले 5 से 6 क्वार्टर में अपनी ऑपरेटिंग सर्किल 95% आबादी से को कवर कर लेगी। तो देख सकते हो कि 17 जो महत्वपूर्ण सर्किल है वहाँ पे टक्कर देने के लिए उन्होंने 4G और 5G का जो है विस्तार की और संभावना बना दी है। यानी आने वाले समय एग्रेसिव तरीके से कैपेक्स लगाया जाएगा। पाँचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे फंडिंग से राहत मिले, लेकिन 30 साल के लक्ष्य अभी आसान नहीं है। तो बिरला ग्रुप की तरफ से 4,730 करोड़ रुपये का प्रिफरेंशियल वारंट जारी करके VI की स्थिति को मजबूत किया है। प्रिफरेंशियल वारंट के जरिए प्रमोट तय शर्तों पर कंपनी के शेयर लेता है और कंपनी को नई पूंजी मिलती है। इससे पता चलता है कि प्रमोटर VI के टर्न अराउंड में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि VI का जो बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग है मात्र 225 करोड़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अभी सभी वित्तीय जिम्मेदारी खत्म हो गई है। बैंक लोन के अलावा स्पेक्ट्रम, AGR और नेटवर्क निवेश में जुड़ी जो काफ़ी जिम्मेदारियाँ अगले 3 साल में सब्सक्राइबर बढ़ाने, रेवेन्यू तथा कैश एबिटडा को करीब 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य बड़ा है। इसे हासिल करने के लिए VI को नेटवर्क, ग्राहक, ARPU और कैश फ्लो के मोर्चे पर एक साथ में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो अभी रास्ता दूर है, लेकिन मंजिल दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।